नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास का दूसरा अध्याय आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से अब की बार जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उसमें करीबन 40 जो क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे, वो एमसीक्यू के होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं उसी बात को अपने ध्यान में रखते हुए। सेकंड चैप्टर जो है राजा, किसान और नगर, इसमें जितने भी संभावित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने इसके लिए सबसे पहले पुस्तक का अध्ययन किया है। पुस्तक को पढ़ के उसमें जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे निकाले हैं, और उसके बाद मैंने जितने भी पुराने जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें से जो पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको लिया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन करने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी ने सर्वप्रथम ब्रह्मी तथा ख्रोस्टी लिपियों को पढ़कर उनका अर्थ निकाला? तो सबसे पहले तो आप हमारे इसमें ये जान लें कि जो सम्राट अशोक था उसका जो साम्राज्य था वो बहुत सारा विशाल साम्राज्य था, और उसने बहुत सारे अभिलेख पढ़े थे, बहुत, और वो अलग अलग लिपियों में लिखे हुए थे। करीबन 4 लिपियों का इस्तेमाल सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, जिसमें ब्रह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक। तो ये 4 जो लिपियां थी, इसका इस्तेमाल सम्राट अशोक ने किया था अपने अभिलेखों में, इन लिपियों का। और सबसे पहले, सर्वप्रथम जो मैंने इसको यूज किया है, सबसे पहले अगर किसी ने दो ये जो ब्राह्मी और जो खरोष्ठी लिपि हैं उनको पढ़ा तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, और 1838 ईस्वी में इन्होंने सफलता प्राप्त की ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों को पढ़ करके उनका अर्थ निकाल लिया। तो यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं। सम्राट अशोक की लिपियां कौन कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, आरमाइक। और किसने पढ़ करके निकाला इसका? किसने इसका संक्षेप किया, किसने इसको बताया कि क्या लिखा हुआ है? जेम्स प्रिंसेप ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, और 1838 में उसने ऐसा किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन है कि पियदस्सी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाले राजा, और देवान पीएम, ये जो सम्राट अशोक के जो अभिलेख मिले थे उनमें इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, पियदस्सी और देवाम पीएम। और पियदस्सी का शाब्दिक अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। तो यहां पर ये शब्द जो इस्तेमाल किए गए थे सम्राट अशोक के लिए किए गए थे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद आता है कि जो महाजनपद थे, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 600 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से करीबन 2600 साल पहले, इस बात की नींव डली थी कि जो भौगोलिक क्षेत्र था उस पे किसी ने राजनीतिक अधिकार जमाया था। तो जो 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व जो महाजनपद थे वो 16 महाजनपद थे, यानी कि 16 महाजनपद ऐसे थे जिन्होंने किसी एक भूभाग पर कब्जा किया, वहां का प्रशासन चलाया। और इन सब में जो सबसे शक्तिशाली था वो मगध था। आप लोगों ने कुरु का नाम सुना होगा, अवंती का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे उस समय के 16 महाजनपद थे, और इनमें सबसे शक्तिशाली मगध था। ये सबसे शक्तिशाली क्यों था, यहां पर यह भी आपके लिए जान लेना जरूरी है, क्योंकि उस समय जो लोहे की खदानें थी, वहां पर जो आज बिहार का क्षेत्र है, वहां पर जो लोहे की खदानें मिलती थी जिससे हथियार बनाए जाते थे, प्रचुर मात्रा में मिलते थे। इसलिए जो मगध था वो एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। दूसरी बात यह थी कि जो उसके चारों तरफ जो साम्राज्य था, वहां पर वनों की संख्या थी, वहां पर बहुत सारे वन थे, और उन वनों में एलिफेंट, हाथी मिलते थे, और हाथी का इस्तेमाल जनता सेना में किया जाता था। इसलिए मगध जो है शक्तिशाली बन करके उभरा। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राजा रहे जो बहुत शक्तिशाली थे, जो बहुत महत्वाकांक्षी थे, तो उनकी दूरदर्शिता की वजह से मगध जो है शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। तो ये 3 हो गए। एक, लोहे की खदान। दूसरा, वनों में हाथियों का मिलना जिसका सेना में इस्तेमाल हुआ। और तीसरा था राजाओं की दूरदर्शिता और उनकी वीरता।
अब उसके बाद ये सवाल आता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी का क्या नाम था। देखिए, ये बहुत ध्यान देने लायक बात है कि जो मगध था उसकी हम दो राजधानियों की बात करेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक राजगाह आपको मिलेगी, जो आज की अगर हम बात करें तो आधुनिक बिहार के राजगीर जो जगह है उसका प्राकृत नाम है, यानी कि प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। उस भाषा में इसको राजगाह कहा जाता था। तो मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो राजगाह थी। उसके बाद देखिए यहीं पर साथ साथ दूसरा सवाल दिया हुआ है कि चौथी शताब्दी में मगध के सम्राट ने किसको राजधानी बनाया, यानी कि पहले राजगाह थी लेकिन चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो ये दो सवाल हो गए, सबसे पहले राजगाह थी और चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को, जिसको आज पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। तो दो राजधानियां बताई, प्रारंभिक राजगाह और दूसरी है पाटलिपुत्र। उसके बाद ये सवाल आता है कि जो बिंबसार जो राजा थे, अजात शत्रु जो थे, महापद्म नंद थे, ये कि कौन से महाजनपद के शासक थे। अलग अलग आ जाता है कि पहले जैसे आ जाएगा कि जो बिंबसार है वो किस महाजनपद के थे, या आ सकता है अजात शत्रु का, या आ सकता है महापद्म नंद का। इन तीनों को स्क्वीज करके मैंने इसका आंसर यहां पर लिख दिया है कि मगध, महाजनपद मगध था जिनके ये शासक हुए हैं, तीनों के तीनों। इनके अलावा भी बहुत सारे हुए हैं। अगला है कि जो प्राचीनतम अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जो पुराने अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और ये प्राकृत भाषा कौन सी होती थी, जो जनसाधारण जिस भाषा का इस्तेमाल किया करते थे उसको प्राकृत भाषा कहा जाता था। उसके बाद अगला सवाल है, दो सवालों को मैंने यहाँ कंबाइंड कर दिया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे, किसने इस मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो 321 ईस्वी पूर्व में मौर्यन साम्राज्य की नींव रखी गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो दो सवाल हो गए, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई 321 में, और किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगले सवाल पे चलते हैं कि जो यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज के नाम से जिसको जाना जाता है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर आ जाता है कि मौर्य काल में कौन सा यूनान का राजदूत था जो आया था, किसके दरबार में आया था और कब आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। पहले ये सिस्टम हुआ करता था कि दूसरे देश के लोग अपने किसी एक विश्वास पात्र को, विद्वान को, इंटेलिजेंट पर्सन को दूसरों के दरबार में भेजा करते थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके दरबार में ये मेगस्थनीज जो यूनानी राजदूत था वो आया था, और इसका समय था 300 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। ये बहुत इंटेलिजेंट था और इसने जो भी मौर्यन साम्राज्य के बारे में देखा, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ की सभ्यता के बारे में, उसका उल्लेख इसने इस रचना में किया जिसको इंडिका के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है इंडिका। ये किसने लिखा था, मेगस्थनीज ने। तो मेगस्थनीज से संबंधित बातें हो गई। मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इस टाइम पीरियड में आया था, और उसने जो प्रसिद्ध रचना लिखी, पुस्तक लिखी, उसको इंडिका के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पर नजर डालते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। देखिए, चंद्रगुप्त जो एक साधारण व्यक्ति हुआ करता था लेकिन उसमें विलक्षण प्रतिभा थी। उस प्रतिभा को पहचानने का, उसको तराशने का काम किया। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। इसकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, तो कौन था। अर्थशास्त्र। अब एक पुस्तक लिखी गई, ये भी मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इतिहासकारों के लिए काफी फायदेमंद है। तो जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखी, उसका कुछ भाग चाणक्य ने लिखा। कुछ भाग का मतलब क्या है, पहले शुरुआत हो गई थी, इतना है, यहां पर जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ था जिसमें राजनीति के गूढ़ भेद बतलाए गए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो आज की तारीख में भी
राजनीति में काम आती हैं और राजनीति शास्त्र को समझने के लिए उसको पढ़ाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो चाणक्य थे वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिनकी वजह से आज उनको इतिहास में एक बहुत ही सम्मान की दृष्टि से जिनका नाम लिया जाता है। उन्होंने एक धम्म नामक प्रचार किया। धम्म यानी कि कुछ सिद्धांत बनाए जिसको धम्म का नाम दिया और उन सिद्धांतों को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया। और इस धम्म के प्रचार के लिए उसके अनुसार यहाँ पर सब समान हैं, कोई भेदभाव नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। तो इस धम्म के जो विचार थे, इस धर्म के जो विचार थे, उनके प्रचार के लिए ये सर्वप्रथम ये काम हुआ था। कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई जिनको धम्म महामात किया है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे तो पिछले 5 वर्ष में भी 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है। तो अशोक सम्राट ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य को नियुक्त किया था। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य में यूनानी राजदूत आया था मैगस्थनीज। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उसने कितनी समिति और कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है, ये देखिए। 6 उप समितियां बताई थी, एक समिति। मतलब क्या हुआ, 6 उप समितियां कैसी थी, आप पुस्तक को पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। एक समिति पैदल जो सिपाही होते थे उनका ध्यान रखती थी। दूसरी जो समिति होती थी वो ध्यान रखती थी जो रथ होते थे, घोड़े होते थे, उनका ध्यान रखती थी। उसके अलावा जो अगला था वो हाथियों का, हाथी सेना का ध्यान रखती थी। एक जो समिति होती थी वो उनके पास जो रसद पहुंचानी होती थी, खाना पीना पहुंचाना होता था, उनको पहुंचाया करती थी। इसलिए सैन्य संचालन करने के लिए मैगस्थनीज ने बताया कि मौर्य साम्राज्य में एक समिति और 6 उपसमितियां होती थी। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समितियों का उल्लेख किया है, एक समिति और 6 उपसमिति। आगे चलते हैं। संगम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? ये संगम भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को तमिल भाषा में लिखा गया है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, ये जो सवाल है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखा है और ये आपको मालूम भी होना चाहिए इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते। पहले क्या हुआ करता था, प्रत्येक दरबारों में राजकवि हुआ करते थे। यानी कि राजा की स्तुति में कुछ बोलने के लिए, कुछ लिखने के लिए। तो इसी तरह से जो सम्राट समुद्रगुप्त थे, ये सम्राट जो समुद्रगुप्त थे, इनके दरबार में हरिसेन नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसको राजकवि का दर्जा प्राप्त था। अब ये जो राजकवि हरिसेन थे, इनकी क्या भूमिका रही, क्या इन्होंने किया? देखिए, इन्होंने इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख जिस पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है, वो इन्होंने लिखी। उसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में संपूर्ण उल्लेख किया गया है। तो हरिसेन के बारे में 3 बातें यहाँ पर हो गई। एक तो राजकवि का नाम हो गया कि वो राजकवि था समुद्रगुप्त के दरबार में। दूसरा, उसने इलाहाबाद स्तंभ लेख को लिखा, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है इसमें कि जो जो स्तंभ लिखा गया था इलाहाबाद का, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के दरबार में राजकवि, इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखा और इलाहाबाद स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता था। आगे हमारे ग्रंथों में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। जातक कथाएं क्या होती हैं हमें मालूम होना चाहिए। बेसिकली आधारभूत ये पाली भाषा में लिखी होती थी। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इन कहानियों में जो पहले जन्म ले चुके हैं महात्मा बुद्ध, उनके जन्मों में उन्होंने क्या क्या कार्य करे, इनसे संबंधित ये कथाएं हैं। तो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दूसरी क्या बात हो गई, यहाँ पर पाली भाषा में लिखे हुए हैं। और तीसरी बात क्या होगी, इसमें दिया क्या हुआ है? महात्मा बुद्ध के पहले के जन्मों की कथाएं इसमें दी हुई हैं। इसके बाद एक सवाल है कि एक जलाशय था, बहुत शानदार जलाशय था, सुदर्शन झील, जिसको बहुत पहले निर्माण किया गया था। उसकी मरम्मत का कार्य किसने करवाया था? शक शासक रुद्रमण ने, रुद्रदमन। ये देखिए, रुद्र ऐसे वाला ही ये रुद्रदमन। रुद्रदमन ने सुदर्शन झील,
जो पहले बनी हुई थी, कृत्रिम जलाशय मतलब जब बारिश का मौसम नहीं होगा तो पानी की आपूर्ति करने के लिए पहले कृत्रिम जलाशय बनाए जाते थे। ये इतिहास में बन चुका था, लेकिन रुद्रमन ने इसकी मरम्मत कराई थी, जिसकी वजह से शक शासन रुद्रमन को ख्याति भी मिली थी। तो ये सवाल हमारा हो गया रुद्रमन ने। आगे चलते हैं। देखिए, भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? ये है ना, 2 चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। मनुस्मृति कहा जाता है इसे। मनुस्मृति के बारे में 2-3 बातें हमें बहुत जरूरी मालूम होनी चाहिए कि जो मनुस्मृति है वो सबसे विधि ग्रंथ है, कानून जिसमें लिखे हुए हैं। इसका जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसको जो है कब लिखा गया था? 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक इसका कार्यकाल बताया, यानी कि इसको बनाने में 400 वर्ष लगे थे। अलग अलग रचयिता रहे होंगे। तो जो सबसे प्राचीन प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है जिसका आज भी इस्तेमाल किया जाता है वो मनुस्मृति है, संस्कृत भाषा में। आगे चलते हैं। इस महिला का जिक्र, प्रभावती गुप्त का, हमेशा इतिहास में कई बार लिया जाता है। देखिए, हमारे जो हिंदू धर्म है, जो हमारा भारत है, उसमें सत्ता का उपभोग जो है वो राजा के बेटों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो उत्तराधिकारी कौन होगा? राजकुमार होगा। लेकिन ये एक अपवाद है। इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, वित्तीय लिखा हुआ, ये द्वितीय कर लेना इसको, द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी। उसका मूल तो यहाँ हो गया, लेकिन उसकी जो शादी हुई थी वो वाकाटक परिवार में हुई थी, उसका विवाह हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। 21 शासक परिवार से था, ये सवाल आएगा तो वाकाटक परिवार लिखना है। और जब ये आएगा कि वो किसकी पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ये 2 सवाल बनते हैं यहाँ पर, वाकाटक परिवार और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। इसके बाद आगे है कि ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? राजाओं ने अक्सर, इतिहास में उल्लेख है, ब्राह्मणों को काफ़ी जमीनें दान में दी हैं। तो उस समय में, मौर्य काल में, महाजनपद काल में, जो ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी उसको अग्रहार कहा जाता था। और इस भूमि की सबसे बड़ी बात क्या होती थी? इस भूमि में से किसी भी प्रकार के कर को इकट्ठा नहीं किया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता था, कर से रहित होती थी। जिससे ये पता लगता है कि ब्राह्मणों की कितनी इज्जत हुआ करती थी। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? प्रत्येक व्यापार में व्यापारियों ने अपना एक संघ बनाया हुआ था, यूनियन टाइप ऑफ बनाई हुई थी। उसको उस समय में श्रेणी कहा जाता था, गिल्ड जिसको बोलते हैं। अंग्रेजी में जिसको गिल्ड बोलते हैं, हिंदी में जिसको श्रेणी कहा जाता है। तो व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। उसके बाद है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, इतिहास को जानने के लिए यह आवश्यक हो जाता है जो पुरातत्व हमें चीज़ें मिलती हैं उनको ध्यान से अध्ययन किया जाए, जिसमें अभिलेख भी हो सकते हैं, मृदभांड भी हो सकते हैं, सिक्के भी हो सकते हैं। तो जो ये सिक्के हैं उनके अध्ययन को के लिए एक अलग से शास्त्र लिखा गया जिसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं, जिससे पता लगता है कि किस काल के हैं, इनसे क्या मतलब निकाला जाए। जैसे समुद्रगुप्त जो सम्राट थे उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, जिससे उनके संगीत प्रेमी होने का पता लगता है। उसी प्रकार से जो जो सिक्का होता है उसमें सोने की मात्रा कितनी है, मिलावट कितनी है, जिससे उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगता है। तो इस सिक्के के अध्ययन करके इतिहास से संबंधित बातों को प्रस्तुत करना, वो सारा मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कि देखिए, कई धातुओं के सिक्के चले, लेकिन जो सोने का सिक्का था सबसे पहले कुषाण राजाओं ने चलाया था। महत्वपूर्ण सवाल है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? कुषाण राजाओं ने। इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसको हम कलिंग युद्ध से जानते हैं। कलिंग जो है 16 महाजनपदों में से एक था और अपनी समृद्धि के लिए विख्यात था, इसलिए दूसरे महाजनपद उस पर कब्जा करना चाहते थे। उसी कड़ी में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था सन 261 ईस्वी पूर्व में। और आपको जान जान लेना यहाँ आवश्यक हो जाता है कि इस युद्ध में हजारों लाखों आदमी मारे गए थे, बहुत सारी औरतें विधवा हो गई थी, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनसे सम्राट अशोक का मन व्यथित होता
दुखी हो उठा और उसने कभी भी युद्ध ना करने का धारण किया और अंत में उन्होंने इस युद्ध से परेशान होकर के, दुखी होकर के संन्यास ले लिया। तो जो अशोक जो सम्राट था, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर तीन बातें इनसे संबंधित हैं। एक तो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया ये, एक अपने जब राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष में ये लड़ा गया, और जो उन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखे थे तो 13वें अभिलेख में इसका जिक्र है। देखो तीन बातें हो गई। कब लड़ा गया? 261 ईस्वी में। राज्याभिषेक के बाद कौन से वर्ष में लड़ा गया, लड़ा उसने युद्ध? 8वें साल में। और किस अभिलेख पर इसको दर्शाया गया है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है 13वें अभिलेख में। आगे चलते हैं। कुरु जनपद की राजधानी का क्या नाम था? तो ये था इंद्रप्रस्थ। ये कुछ एक आपको दिए मिलेंगे, आपको देख लेना है। जैसे चंपा जो महाजनपद था उसका अंग राजधानी थी, जो मगध थी उसकी दो राजधानियां मैंने बताई। तो इसी तरह से जो कुरु जनपद था उसका जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद जो थे वो नंद वंश के शासक थे, जिसको हटा करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद आ गया पंचतंत्र का लेखक कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र को लिखा था। देखिए ये आ गया। अंग जनपद की राजधानी का क्या नाम था? चंपा था। इसी तरह से कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था। कैसे कुषाण, कैसे कनिष्क। उसके बाद आता है शकारी की उपाधि। शकारी की उपाधि किस सम्राट ने धारण की थी? शकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पहले भी हमने कुछ बातें की हैं। जैसे प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की थी। उसके बाद अगला है कि कविराज की उपाधि किस सम्राट को मिली? समुद्रगुप्त। ठीक है। और समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर जान लेना जरूरी हो जाता है कि समुद्रगुप्त ही वो सम्राट थे जिनको भारतीय नेपोलियन कहा गया है। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मेहरौली लौह स्तंभ है वो किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से। तो समुद्रगुप्त के बारे में कविराज की उपाधि, भारतीय नेपोलियन, मेहरौली लौह स्तंभ, ये तीन बातें हो गई। और ये मैं बता दूं कि इसके बाद भी समुद्रगुप्त से संबंधित कई बातें हैं। जैसे जो सिक्के मिले थे उन सिक्कों पर इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उन सिक्कों पर इनको नाव के साथ दिखाया गया जो इनके कुशल नाविक होने का संकेत देते हैं। वीणा से उनके संगीत प्रेम का पता लगता है। इसी तरह से कविराज की उपाधि भी उन्हें ही मिली हुई है और भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी? B.S. स्मिथ ने। आगे हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य की राजभाषा कौन सी थी? राज्य भाषा कहें, राजभाषा कहें, संस्कृत। मतलब दरबार में बोली जाने वाली, यानी कि एक ऐसी भाषा जो आम जन की भाषा थी। प्राकृत, मैंने पहले भी बताया था, प्राकृत। और दरबार में जो भाषा बोली जाती थी वो थी संस्कृत, गुप्त काल की बताई ही ये। उसके बाद है आपका कि कुषाण काल में कला का मुख्य केंद्र कौन सा था? ये दो बार पूछा जा चुका है सवाल। तो मथुरा जो था वो मुख्य केंद्र था कुषाण काल में। अष्टाध्यायी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याकरण की पुस्तक थी जो पाणिनि ने लिखी थी। पाणिनि, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि जो अष्टाध्यायी पुस्तक थी उसका लेखक कौन था। दो तीन सवाल आएंगे यहाँ पर। देखिए मैं एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताया था इंडिका के बारे में। इंडिका जो मैगस्थनीज ने लिखी थी, जिसमें 6 समितियाँ, उप समितियाँ और एक समिति के बारे में बताया था। उसके बाद हमने बात की कि अर्थशास्त्र के कुछ हिस्से चाणक्य ने लिखे थे। एक और भी आएगा आगे, मृच्छकटिकम जो नाटक था वो शूद्रक द्वारा लिखा गया था। तो उसी कड़ी में एक ये भी है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। आगे चलते हैं। पेरी पेलेस से क्या अभिप्राय है? आप एक बार पुस्तक पढ़ेंगे ना, वो पेरी प्लस एरिथियन एक बुक लिखी मिलेगी जो यूनानी जो नाविक थे उन्होंने लिखा था। तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है समुद्री यात्रा। ये एक बार मैं चाहूंगा आप एक बार बुक में जरूर देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया किस युद्ध, ये मैंने बता चुका हूं, किस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने संन्यास लेने का सोचा था? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध से संबंधित बात बताई। 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद लड़ा। और 13वें अभिलेख में उसने इस बात का चर्चा किया था। एक ये भी है, बंगाल एशियोटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1784 में। अगला सवाल बनता है
महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ? जब महाजनपदों का उदय हो रहा था, उस समय बौद्ध काल था, महात्मा बुद्ध का काल था। अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी? मैंने बताया था डॉक्टर वी.एस. स्मिथ ने। यहाँ पर फिर से रिपीट कर लो समुद्रगुप्त के बारे में। कविराज की उपाधि उन्हें मिली। ठीक है जी, ठीक है ना, ये मैंने बताया था आपको, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नेपोलियन जो कहा गया, और दूसरा ये प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मैंने बताया था आपको। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख, कविराज हरिसेन जो इनके दरबारी कवि थे। उसके बाद गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ, मतलब जो मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट था, आर्यभट्ट, गुप्त काल में ही हुआ था। और ये अगला सवाल देखिए, मैंने रिपीट वो आ गया है। कलिंग विजय का स्रोत किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में, 8वें वर्ष में 13वें शिलालेख में, 261 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद है महरौली लौह स्तंभ, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसके बाद आगे चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। उसके बाद इसमें बहुत सारे राजा हुए हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हुए हैं। उसके बाद यह अंतिम सवाल है कि कुषाण वंश का राजा कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ पर ये दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपको आने वाले जो और 9 चैप्टर हैं उनके भी क्वेश्चन चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाए। हाँ, साथ में इसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं अगले उसकी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसकी जानकारी आ जाएगी। तो ये आप इतना काम करेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल करें, और अगले तीसरे चैप्टर के लिए तैयार हो जाएं। और मुझे मैसेज बॉक्स में बता भी देना अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।